इन दिनों देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है कृषि बिल, और किसान सड़क पर हैं। केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों बिलों पर रोक लगा दी है। इस तमाम मुद्दे पर क्या राय रखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी जगदीप संधू पंजाब के किसानों का जो सवाल है वो आपसे पूछेंगे। पिछले 25 साल लगभग 3 लाख किसान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। सीएम साहब, आपने कहा कि ये बिल किसान विरोधी हैं और आपने इन बिलों को फाड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कमेटी बना दी, जिस कमेटी के खिलाफ किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। आप क्या कहते हैं, अब क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, किसानों की मांग है कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। वापस लेने का अधिकार केवल संसद का है। संसद कानून बनाती है, संसद कानून वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। तो समाधान तो सरकार से ही निकलेगा। तो जो किसानों ने कहा है कि हम सरकार से सीधे बात करेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हैं और पूरे विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि जो कमेटी भी बनाई है उस कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, क्योंकि इस कमेटी में सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस कानून के पक्ष में बहुत स्ट्रांगली या तो लेख लिखे हैं या पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो जो लोग इस कानून के पक्ष में हैं उन लोगों से आप निष्पक्ष बिहेवियर की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। किसानों का ये कहना कि हम सरकार से बात करेंगे और सरकार या तो संसद का सत्र बुला के कानून को वापस ले, अध्यादेश जारी करके कानून, मुझे लगता है वो सही है। लाखों जो किसान हैं केजरीवाल साहब वो बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, विश्वास किसी पे नहीं कर रहे हैं। ना वो सरकार पर विश्वास है, ना पॉलिटिकल पार्टीज पे विश्वास है और ना ही अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? सोल्यूशन तो जनतंत्र है। जनतंत्र में जनता से सोल्यूशन निकलता है। जो भी सरकारें होती है वो सरकारें बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल होती हैं। अगर इस देश के लाखों किसान सड़कों के ऊपर हैं और किसान कह रहे हैं, जनता कह रही है, आज ये किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे हैं ये केवल इतने नहीं हैं जितने वहां हैं, पूरे देश का सपोर्ट इन किसानों के साथ है। तो अगर किसी देश की जनता कहती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो जो भी उस वक्त की सरकार है उसे वो चीज़ मान लेनी चाहिए। किसी भी सरकार को अहंकार या जिद छोड़ के और जनता की डिमांड को मानना चाहिए। तो किसानों की मांग मोटे मोटे तौर पे है कि तीनों किसान बिल वापस लिए जाएं, केंद्र सरकार इनको वापस ले। किसानों की डिमांड है कि एमएसपी का गारंटी का बिल लाया जाए, केंद्र सरकार ऐसा कानून लागू करे। मुख्यमंत्री जी, एक और बड़ा सवाल है कि बात किसानों की होती है। आपने भी लंबे समय से ये राजनीति देखी है, आप खुद मुख्यमंत्री हैं। किसानों के मुद्दे पर इतना असंतोष किसानों का, और देश की संसद में शायद पिछले 20 साल में मैंने कभी ये नहीं देखा कि 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार किसानों के मुद्दे पर बहस हुई हो। लेकिन आप केंद्र सरकार कहते हैं कि हम इनकम डबल करेंगे, ये बिल उनके हित में है, फिर किसान सड़क पर है। और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये कहती है कि कुछ राज्यों के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक छोटा राजनीतिक लाभ के लिए है या फिर सरकार समझ नहीं पा रही कि जमीन पर कितना बड़ा विरोध है? मेरा अपना ये मानना है कि सरकार भी समझ रही है कि कितना बड़ा विरोध है और किसानों को अब राजनीतिक दलों के ऊपर विश्वास नहीं बचा है। दो अलग अलग पहलू हैं। पहली चीज तो 70 साल में किसानों ने इतना धोखा खाया है, इतना धोखा खाया है हर पार्टी से, हर सरकार से। अभी आपने बताया कि 3 लाख से ज्यादा किसान पिछले 25 साल में आत्महत्या कर चुके हैं। कहाँ थी सारी सरकारें? हर सरकार ने वादा किया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसी ने नहीं की। अभी मौजूदा सरकार भी, केंद्र के अंदर मौजूदा सरकार भी 2014 में अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे,
और उसके बाद 2017 या 18 में कोई केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें केंद्र सरकार ने, बीजेपी की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। हर सरकार ने धोखा दिया। आज सरकारों के अस्तित्व में बनाई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 100 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है इतनी ठंड के अंदर, जब हम अंदर रजाई में कांप रहे होते हैं अपने घर के अंदर हीटर जला के, और वो किसान इतनी ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर सो रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं किसान? किसानों को मजा थोड़ी आ रहा है? अपने ये भी घर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते कूदते। उनके अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि ये तीनों बिल, इनसे किसानी छीन के और कुछ चंद पूंजीपतियों को दे दी जाएगी किसानी। अब अगर किसान देश का बाहर नहीं निकला तो किसान का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए किसान लड़ रहा है। पर केंद्र सरकार जो है वो दावा कर रही है कि जो इनकम है किसान की वो डबल इनकम करने की कोशिश कर रही है। कैसे? जैसे बिल्कुल सही, ये केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे बड़े बड़े नेता मैदान में उतारे। इनके सारे बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री मैदान में उतरे लोगों को समझाने के लिए कि ये बिल किसानों के फायदे में है। मैंने इन सब के भाषण सुने हैं। उन भाषणों में क्या कहते हैं? ये भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, वो तो थी, जमीन तो थी। आपका एमएसपी नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। जब बहुत ज्यादा कुरेदो तो कहते हैं, फायदे के नाम पे कहते हैं अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। मैं उनसे, केंद्र सरकार से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज पंजाब में और हरियाणा में मंडी में एमएसपी 1850 रुपए क्विंटल है गेहूं की। बिहार में मंडी नहीं है, वहां 800 रुपए में किसान बेच रहा है। उस 800 रुपए में जो किसान बेच रहा है उसको ये बता दो कि पूरे देश में वो कहां जाके मंडी के बाहर बेचे कि उसे 1850 रुपए से ज्यादा का दाम मिल जाए। कहीं मिल ही नहीं सकता। मंडी के बाहर तो मंडी से कम मिलता है, तो ये भी कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है क्या? तो किसान को एक भी फायदा नहीं है इस कानून से। इस कानून से केवल और केवल वो 4-5 बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनको फायदा है। तो सरकार बार बार जो कह रही है कि किसानों को फायदा है, किसानों को फायदा है, सरकार बता नहीं पा रही। अगर बता देती सरकार तो जनता थोड़ी बेवकूफ है। और कह रहे हैं जी किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं। ये जो उनको गुमराह कह रहे हैं, अनपढ़ समझ रहे हैं ना किसान नेताओं के। आप भाषण देखो, सोशल मीडिया पे आते हैं भाषण, वो आपको संविधान भी समझा देंगे और कानून की बारीकियां भी समझा देंगे। और मैं समझता हूं इन मीटिंग्स में उन्होंने समझा भी दिया होगा केंद्र सरकार को कि कानून कैसे गड़बड़ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जरूर कुछ ना कुछ वो पूंजीपतियों के साथ कुछ मजबूरियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता है लाखों करोड़ों किसान सड़कों के ऊपर, अपने करोड़ों किसानों की बात ना सुन के, और केंद्र सरकार अड़ी हुई है, डटी हुई है, और पूंजीपतियों को ये नहीं कह सकती कि भैया अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम कानून वापस ले रहे हैं। क्यों नहीं कह सकती? कह दें उनको। तो अरविंद जी, जो आप बात कह रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों की बात सुन रही है सरकार और लाखों करोड़ों किसानों की सुन नहीं रही है। किसान संविधान भी समझा सकता है, किसान अपनी बात भी रख सकता है, या वो किसी के बरगलान में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं तो आपके पास एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक साधारण नागरिक के तौर पर किसानों की समस्याओं का समाधान आखिर है क्या? हिंदुस्तान का किसान, अगर हम हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से देखें, जमीन के हिसाब से देखें, तो आज भी लगभग 60 से 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन हमने उसको फायदे का सौदा कब बनाया? जब भी किसान से बात करो, आपकी पार्टी पंजाब में भी बहुत एक्टिव है, बाकी स्टेट्स में भी आपकी पार्टी एक्टिव है। आपने खुद कहा था कि अगर आपको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की, जैसे आपने जिक्र किया, कि वायबिलिटी कैसे आएगी, एक किसान कैसे जिंदा रहेगा, चाहे वो मौसम की मार हो या दुनिया भर की और दिक्कतें उनके सामने, बीज की है, खाद की है, सब आम मुश्किलें होती हैं, वो झेलते हुए भी कैसे बचेगा? वो क्या रास्ता है? तो जो किसान हैं वो दो बातें कह रहे हैं, उनका समाधान किसानों ने इसी में डाला है। इसीलिए मुझे इस किसान आंदोलन से बहुत बड़ी उम्मीद है। मुझे भी उम्मीद है कि एक तो ये तीनों किसान बिल वापस हों,
और दूसरा एमएसपी का जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके एमएसपी तय की जाए। अगर ये आ गया दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। अगर किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान कह रहा है मुझे अपनी फसल का पूरा दाम चाहिए। कोई उद्योगपतियों से जब बात करती है सरकार तो उसको भी तो अपना प्रॉफिट देती है ना उद्योगपति को। तो किसान कह रहा है कि मेरे को मेरी फसल का दाम दे दो। अगर आपने उसको एमएसपी की गारंटी दे दी किसान को, किसान लोन लेना बंद कर देंगे, किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे, और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। एमएसपी की बात कर रहे हैं और किसान जो है सबसे ज्यादा जो एक सबसे बड़ी मांग कह सकते हैं कि एमएसपी जारी रेस पे बात कर रहे हैं और आपकी भी ये मांग है। लेकिन मनोज तिवारी जो सांसद है बीजेपी के, उनका कहना है कि दिल्ली में एमएसपी नहीं मिलती, इसलिए जो आपके किसान दिल्ली के हैं वो हरियाणा जाके अपनी फसल बेचते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर दिल्ली में अगर किसान एमएसपी नहीं होते तो दिल्ली के किसान बाहर बैठे होते मेरे घर के बाहर। दिल्ली के किसान मेरे से नाराज होते हैं, दिल्ली के किसान मेरे से मांग कर रहे होते हैं। दिल्ली के किसानों की एक मांग थी, जैसे ही मेरी सरकार बनी 2015 में फरवरी में, अप्रैल के महीने में मेरे पास किसान आए थे। दिल्ली के अंदर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, ओले पड़ गए बेमौसम और उनकी फसलें बर्बाद हो गई। तो वो आए थे जी मैं हमको मुआवजा दो। हमने 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया था, जो आज तक का भारत का सबसे ज़्यादा मुआवजा है। और उसके बाद हमने पॉलिसी बना दी, योजना बना दी हर साल कि अगर किसान की फसल बर्बाद होगी तो उसको ये मुआवजा दिया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर उनको पूरी फसल वो मिल रही है। अगर दिल्ली में एक्चुअली बहुत कम किसान हैं, मतलब 1600 एकड़ के करीब टोटल जमीन। आप कंपेयर कीजिए, पंजाब में मेरे ख्याल से 27 लाख एकड़ जमीन शायद खेती के अंडर में है, यहाँ 1600 एकड़ के करीब इसमें धान उगाई जाती है। इतना ज़्यादा अंतर है, तो बहुत कम है। तो दिल्ली के अंदर अगर ये डिमांड होती, किसान मेरे पास आते और वो कहते कि जी हमें पूरा दाम नहीं मिल रहा, जो उनकी मांग होती मैं पूरी करता। हम भी तो आखिर में हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं है। अरविंद जी, कई बार तो आपके विरोधी ये चुटकियां लेते हैं कि अरविंद जी जिस जगह के, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली है और वहां गमलों में खेती कर रहे हैं लोग, 1600 एकड़ जैसे आपने कहा कि किसान कम है। तो अरविंद जी हमको क्यों बता रहे हैं कि हमको किसानों के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो यूपी की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। तो चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जनता की तकलीफ, चाहे वो 1600 एकड़ के किसान ही हो, लेकिन हैं तो वो किसान। जब आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि आपके वकील ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं बल्कि किसानों की तरफ से खड़े हैं। ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि दिल्ली सरकार का वकील ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो किसानों का वकील है, तो मेरे लिए इससे बड़ा तमगा नहीं हो सकता। मुझे अपने वकील पे गर्व है कि उसने जो भी दलील दी वो हमारे देश के किसानों के लिए दी। और दूसरा जो आपका ये कहना है कि मैं ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री हूँ जहाँ बहुत कम किसान है, मुझे किसानी का क्या पता। मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले इस देश का नागरिक हूँ। इस देश का किसान दुखी है, इस देश का जवान दुखी है, तो सबसे पहले पीड़ा मेरे भी मन में होती है। आपने एक वायदा किया था पंजाब के मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनी पंजाब में तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आज तक आपको भी शायद याद नहीं होगा, और मैं एक राजनीतिक दलों को कवर करने वाला पत्रकार हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे और भी पार्टी हो, मैंने सबको कवर किया। मैं इस तरह से आपसे जानकारी चाहता हूं कि क्या आपको कभी लगा कि संसद का विशेष सत्र केवल किसानों के मुद्दे पर बुला लिया जाए और 15 दिन हम इसी पर चर्चा कर ले, ऐसा कभी संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है। संभव क्यों नहीं है? चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा के बाद निर्णय भी होने चाहिए। बात चर्चा तक सीमित ना रहे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, एमएसपी लागू होना चाहिए, एमएसपी के ऊपर फसलों की खरीद की गारंटी दी जानी चाहिए। मैं एक कदम आगे बढ़ के आपको अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि जब किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए गए तो शायद केंद्र सरकार ने ऐसा बोला कि भाई एमएसपी पे 23 की 23 फसलें की खरीद कैसे कर सकते हैं हम लोग, उस पे तो खर्चा बहुत आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, यही बोल रही है ना केंद्र सरकार। तो आज आपके चैनल के जरिए मैं केंद्र सरकार को फॉर्मूला बता देता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा।
अखबारों के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि 17 लाख करोड़ रुपए एमएसपी देने के लिए चाहिए होंगे। अगर 23 की 23 फसलों की खरीद एमएसपी पे उठाई जाए तो केंद्र सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 17 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? किसान आपसे फ्री में नहीं मांग रहा 17 लाख, किसान आपको बदले में फसल दे रहा है। तो जब वो फसल दे रहा है तो आप उसको 17 लाख करोड़ रुपए किसान को देके उस फसल को बेचोगे ना मार्केट में। जब आप बेचोगे तो आपको बदले में हो सकता है 17 के 18 लाख करोड़ मिल जाए, हो सकता है 19 लाख करोड़ मिल जाए, हो सकता है 16 लाख करोड़ भी मिल जाए। तो आपको लाख 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा भी हो सकता है किसी साल में, और किसी साल में लाख 1.5 लाख करोड़ का घाटा भी हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल के अंदर ये इवन आउट हो जाएगा। आपका किसी साल में मुनाफा होगा, किसी साल में फायदा होगा। तो ये दिया जा सकता है, ये किया जा सकता है, किसानों को एमएसपी के ऊपर, फसलों के ऊपर दिया जा सकता है। आप अगर जो डेटा बताता है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए के पूंजीपतियों के लोन माफ कर दिए। अगर आप 8 लाख करोड़ रुपए के पूंजीपतियों के लोन माफ कर सकते हैं तो किसानों के लिए भी तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, एमएसपी पे उनकी फसलें उठा सकते हैं। और मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि भाई 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा नहीं करना आपको। 17 लाख करोड़ रुपए रोटेटिंग मनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बारी किसी भी बैंक से लोन ले लीजिए, आप उठाइए, बेच दीजिए, पैसा वापस आ जाएगा। आपकी बात सुनते नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वे टेप की कॉपीज केंद्र सरकार को भेज दीजिएगा ताकि वो 50 दिन हो गए हैं किसान पंजाब से निकले थे, और जब किसान पंजाब से निकले थे उनको हरियाणा में रोकने की कोशिश की गई। बहुत सारे किसानों पर जो है केसेस भी बने। आपकी पार्टी का कहना है कि हम सभी किसानों को लीगल हेल्प देंगे, लेकिन पंजाब के सीएम कहते हैं जब चुनाव होता है आप लीगल हेल्प की बात करते हैं, चुनाव के बाद आप माफी मांग लेते हैं और केस जो है बीच में छोड़ के चले जाते हैं। समझ नहीं आ रहा। वो कैप्टन साहब रोज खड़े होके सुबह उठते हैं और उठ के ब्रश करने के पहले एक गाली मेरे को जरूर दे देते हैं। मैं ट्विटर पे देखता हूँ, रोज एक गाली दे देते हैं, रोज अपनी बंदूक मेरे ऊपर तान देते हैं। आपसे विशेष स्नेह होगा। मेरे से लगता है कैप्टन साहब को विशेष प्यार है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कैप्टन साहब को कहना चाहता हूँ, ये तीनों कानून मैंने नहीं पास किए, ये आपने और आपके केंद्र सरकार में बैठे हुए दोस्तों ने पास किए हैं। इस कानून को बनाया किसने, इस कानून को लिखा किसने, इस कानून को ड्राफ्ट किसने किया? आप दोनों पत्रकार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी इस कानून को ड्राफ्ट करने के लिए। उस कमेटी में मेरे ख्याल से 4 या 5 मुख्यमंत्री थे। उस कमेटी की अगस्त और सितंबर 2019 में मीटिंग हुई थी उन मुख्यमंत्रियों की। उनमें से एक कैप्टन साहब भी थे जिन्होंने ये तीनों कानून ड्राफ्ट किए थे केंद्र सरकार के लिए। उस कमेटी की मीटिंग में कैप्टन साहब खुद नहीं जा पाए, शायद बीमार थे। उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल को भेजा जिसमें ये तीनों कानून, काले कानून बनाए गए थे। तो मनप्रीत बादल जब गए तो उन्होंने वापस आके अपने मुख्यमंत्री को बताया होगा, नहीं जी ये तीनों कानून बन गए। मैं पूछना चाहता हूं उस कमेटी के अंदर इन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? बाहर निकल के इन्होंने क्यों नहीं जनता को बताया जी ऐसे कानून बन रहे हैं, सारे जने खड़े हो जाओ? कानून ही पास नहीं होते। उस टाइम तो ये मिल गए केंद्र सरकार के पास। जब कानून पास हो गए, जनता खड़ी हो गई, अब ये विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब जब किसान दिल्ली आके बैठ गए तो ये अमित शाह जी से मिलने किस लिए आए थे यहाँ पे दिल्ली? जनता पूछ रही है, पंजाब की पूछ रही है, नहीं पूछ रही है? मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप भी पानी पी, एक मिनट, आप भी पानी पी पी कर मुख्यमंत्री के पीछे मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। तो अमित शाह जी के पास मिलने क्यों आए? तो लोगों का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ ईडी के कुछ केस चल रहे हैं। भाई किसानों पे तुम रोज केजरीवाल को ही ठोका करो, हमें मत ठोका करो, ऐसे ही कहा होगा उनको, और हम तुम्हारे बेटे को संभाल लेंगे। तो आपको लगता है कि ये डील है? सुनो, जाहिर है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। और मेरे को तो ये आश्चर्य हुआ कि मैं अपने किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पे 2 बार जा चुका हूं। कैप्टन साहब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले, अरे गाड़ी को घुमा के थोड़ा सिंघू बॉर्डर भी चले जाते, पंजाब के लोग बैठे थे वहां, उनसे भी मिल लेते, दुआ सलाम कर लेते, पूछ लेते भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। उनसे नहीं मिल के गए, इधर अमित शाह से मिले और सीधे हवाई जहाज पकड़ के वापस चले गए। तो लोग जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो जाहिर बात से फिर वो क्या करते हैं, उनकी हिम्मत तो है नहीं केंद्र सरकार को गाली देने की, वो रोज सुबह उठ के मेरे को गालियां देते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस तरह के सवाल लोग कर रहे हैं पंजाब में कि ईडी में बेटे को निकालना है ईडी के चंगुल से, और किसान के बिल
के सपोर्ट में खुद ही थे और खुद ही मनप्रीत बादल को भेजा अपनी जगह, या नहीं जा पाए वो। लेकिन अकाली दल जो है वो ये कहता है कि साहब इसमें मिली भगत सबकी है और हम तो सरकार छोड़कर वापस आ गए। और कैप्टन कहते हैं कि हरसिमरत कौर बादल तो कैबिनेट में रही हैं, बिल्कुल और संसद में विरोध करना चाहिए था उनको। भाई ऑर्डिनेंस जब पास हुआ उस वक्त हरसिमरत बादल जी कैबिनेट में थी। जब ये संसद में बिल लाया गया तब हरसिमरत बादल जी कैबिनेट में थी। हरसिमरत बादल जी के कई सारे वीडियो हैं जिसमें वो इन कानूनों की खूबियां बता रही हैं। सरकार छोड़ने के पहले की वीडियो कैबिनेट में दोबारा पास करवाया इन्होंने। फिर जब लोकसभा में पास हो गया तब भी वो कैबिनेट, वो भी सरकार में थी। जब राज्यसभा में पास हो गया तब भी, जब सारा पास पूस करा लिया, सब पास हो गया, लागू हो गया, तब वो सरकार छोड़ के नौटंकी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जनता ये प्रश्न तो पूछती है। मैं आपको बताता हूं, हमारे जब किसान पंजाब से दिल्ली की ओर आ रहे थे, हरियाणा पे जगह जगह उनको रोका जा रहा था, वाटर कैनन वो डाले जा रहे थे, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, तब केंद्र सरकार ने षड्यंत्र रचा था इन किसानों के आंदोलन को खत्म करने का। वो षड्यंत्र था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही किसान दिल्ली के अंदर घुसेंगे उनको गिरफ्तार करके और स्टेडियम को जेल बना देंगे। दिल्ली के 9 स्टेडियम इन्होंने चिन्हित किए थे, उनको जेल बना देंगे और किसानों को उन स्टेडियम में डाल देंगे। और फिर पड़े रहे किसान 9 स्टेडियम में, अपना पड़े रहे वहाँ, चाहे 1 साल पड़े रहे, 2 साल पड़े रहे, किसको परवाह है। अंदर किसी को जाने नहीं देते, तो वो जेल बन जाती है एक तरह से। उन्होंने वो फाइल केंद्र सरकार ने हमारे पास भेजी कि 9 स्टेडियम को जेल बनाया जाए। दिलीप जी, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आए, हमारे को बहुत फोन कॉल आए कि ये कर दो, लेकिन हम केंद्र सरकार के सामने झुके नहीं। हमने उनके साथ समझौता नहीं किया, हमने किसानों के कॉज को बेचा नहीं उनको। हमने वो फाइल रिजेक्ट की और किसानों के आंदोलन को मजबूती दी। आज किसान बैठे हैं, मुझे बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया था। कैप्टन साहब नहीं कर सकते थे, जब वो उस कमेटी के अंदर बैठे थे, वो नहीं कह सकते थे मैं इन तीनों कानूनों को नहीं मानता। लेकिन केजरीवाल साहब, जो अकाली दल के नेता हैं सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, वो ये कहते हैं कि हमने तो किसानों के हित में केंद्र सरकार में मंत्री की कुर्सी कुर्बान कर दी और सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है इस देश में वो बीजेपी है। अब वो ये कह रहे हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या उनको लगता है कि आप लोग फायदा न उठा ले जाएं इसलिए अब समर में कूदना जरूरी है? सारे देख रहे हैं कैसे नूरा कुश्ती हो रही है बीजेपी और अकाली दल के बीच में। जब सब कुछ बिल पास करा दिए, कैबिनेट में पास करा दिया, उसके बाद कुर्सी छोड़ने की नौटंकी करते हैं क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये समय ऐसा है। देखिए, इस देश की जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है और वो समझ जाती है कि कौन किसके साथ मिला हुआ और कौन कहाँ खड़ा है। देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि जो किसान कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब से ऐसा प्लान बन रहा है कि हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर आए और ऐसा माना जा रहा है कि लाखों ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर पहुंचेंगे और हो सकता है शायद वायलेंस भी हो। इसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि दुनिया भर की निगाहें जो है वो भारत पर टिकी हुई हैं कि यह आंदोलन कैसे खत्म होगा। आपके मन में भी कोई शंका या डर है कोई? दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोके। अब जब केंद्र सरकार देश को ये समझाने में नाकामयाब रही है कि इन कानूनों के क्या फायदे हैं, जब किसानों के लिए जब ये साफ हो गया कि ये कानून किसानों के लिए डेंजरस हैं, खतरनाक हैं और केवल चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, और किसान जो हैं देश के सड़कों के ऊपर हैं और आज 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं, 51 दिन हो गए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि अब उनकी किसानों की बात मान के और इस आंदोलन को समाप्त किया जाए ताकि 26 जनवरी को इस तरह के टकराव की स्थिति उत्पन्न होने से रोकी जा सके। कुछ किसान ये भी दावा कर रहे हैं कि लाल किला जो है वहां पर जाके झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद जो राजपथ है वहां तक ट्रैक्टर लेके जाएंगे। मैंने क्या भी किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी तरह के स्टेटमेंट सुने हैं। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वो इस स्थिति को रोके, क्योंकि किसानों के, जैसा मैंने बताया कि अगर किसानों की खेती छीन के कुछ पूंजीपतियों को दे दी गई तो किसानों के लिए तो सर्वाइवल का इशू है, किसानों के लिए तो एग्जिस्टेंस का इशू बन गया है। और पिछले 50 दिन में 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। इतनी ठंड के अंदर किसान इतनी तपस्या कर रहे हैं
तो मेरी केंद्र सरकार के से गुजारिश है कि वो किसानों की तुरंत मांग मान के स्थिति को संभाल ले। मुख्यमंत्री जी, एक बात जो आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि इस मौके का फायदा आप उठाना चाहते हैं, आप किसान हितैषी नहीं है, वो ये कहते हैं। आपको घर पर नजरबंद करने की बात हुई, खबरें आई, सिसोदिया के घर पर हमला हुआ, राघव चड्ढा के घर पर हमला हुआ, ये कहा गया। ये सब क्या राजनीति किसानों के इर्द गिर्द है या ये एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गए हैं आप लोग, बीजेपी और आप? बताओ, वो कर तो हमारे ही खिलाफ रहे हैं। जो मैं जिस दिन सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन सुबह सुबह मैं सिंघू बॉर्डर गया था। जैसे मैं सिंघू बॉर्डर से लौटा, मुझे घर के अंदर 2 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि अगले दिन पूरे देश में किसानों ने कोई ऐलान किया था कि पूरे देश में वो 1 दिन का शायद फास्ट रखेंगे, ऐसा कुछ ऐलान किया था। तो मेरा मन ये था कि अगले दिन भी मैं वहाँ जाऊँगा सिंघू बॉर्डर पे, और मैं वहीं सड़क पे थोड़ी देर वहीं बैठ के और उनके साथ अपना समर्थन जाहिर करके आ जाऊँगा, घंटा 2 घंटा बैठ के। तो उन्होंने मुझे अपने घर में नज़रबंद कर दिया, 2 दिन तक मुझे नज़रबंद कर दिया। मुझे लगता है कि शायद आज़ाद भारत में 70 साल में पहला वाक़या होगा कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह से नज़रबंद कर दिया गया हो। मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी को के घर के अंदर 50 लोग घुस गए। पुलिस देखती रही, पुलिस वो वीडियो जो आए हैं पुलिस उनको अंदर भेज रही है एक्चुअली कि जाओ जाओ जाओ, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। और उनके ड्राइंग रूम के अंदर हुड़दंग मचा के आ गए। जैसे हमने राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी घोषित किया, दूसरी पार्टी वालों ने उनके दफ्तर के अंदर घुस के सारे दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ कर दी। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? जब से हम लोगों ने वो 9 स्टेडियम जेल बनाने से रोका है केंद्र सरकार को, वो इतने नाराज हो गए हैं, दूसरी पार्टी वाले इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने पूरी तरह से हमला बोल दिया हम लोगों के ऊपर। हमने 9 स्टेडियम, केवल 9 स्टेडियम बनाने से नहीं रोका, हम लोगों ने मेरे सारे एमएलएज को बुला के, सारे वॉलंटियर्स को बुला के मैंने कहा कि आपको अब सेवादार बनना है, किसानों की सेवा करनी है। जाके वहाँ अपनी टोपी मत पहन के जाना, आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेना, झंडा नहीं लेके जाना, आम इंसान बन के जाओ और पुण्य कमाओ, जाके लोगों की सेवा करो वहाँ। तब से वहाँ पे हम जो भी हमसे बन सकता है, हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से हमने दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर लगा रखे हैं, पानी की व्यवस्था की हुई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था की हुई है। अब फ्री वाईफाई की व्यवस्था भी, कुछ किसानों के फ़ोन आए कि हमें अपने पिंड में बात करने में तकलीफ होती है, वाईफाई की व्यवस्था की हुई है। हमने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम किया। वो इसलिए तो परेशान है कि अरविंद केजरीवाल उस मौके को भांप लेते हैं और जनता का मूड समझ के, आप नजर आपकी यह है कि पंजाब में जो वोटों की फसल है वो कैप्टन ना काटने पाए, सुखबीर बादल बाहर हो गए हैं और अब आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट। वो कहते हैं सपोर्टेड स्पॉन्सर्ड बाय आम आदमी पार्टी, अगर नहीं होता तो किसान घर चले जाते। डर लगता उनको आपसे? अगर तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूं तो मुझे इस आरोप पे गर्व है। अगर तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल किसानों को सपोर्ट कर रहा है, मुझे इस आरोप पे गर्व है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सपोर्ट कर रहा है ताकि इसको वोट मिले, तो वोट तो अच्छी राजनीति के ऊपर। मैं किसी को मार तो नहीं रहा, किसी का कत्ल तो नहीं कर रहा, किसी को हिंसा तो नहीं पहुंचा रहा। अगर दिल्ली के अंदर हम स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पानी बनाते हैं, देते हैं लोगों को, फ्री बिजली देते हैं और फिर जनता को जाके कहते हैं देखो हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, अब हमें वोट दो, तो कोई गलत तो नहीं करते। हम ये तो नहीं कहते तो भी तुम हिंदू हो हमें वोट दो, तुम मुसलमान हो उसको वोट दो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, ऐसे तो नहीं कहते। हम तो अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। तो अगर अच्छा काम है, अच्छे काम करोगे तो जनता तो वोट देगी आपको। आप भी अच्छे काम करो, आपको किसने रोका है? मैं उनको, दूसरी पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, आप भी जाके सेवा करो किसानों की। करनी चाहिए सेवा, सबको सेवा करनी चाहिए। फिर पंजाब की जनता जिसको मर्जी वोट दे दे। सेवा तो करोगे नहीं, मुझे नजरबंद करोगे, मनीष सिसोदिया को पीटोगे, राघव चड्ढा का ऑफिस तोड़ोगे और कहोगे देखो केजरीवाल वोट के लिए कर रहा है। लेकिन जो सिंघू और टेकरी बॉर्डर है वहां पर कांग्रेस की नो एंट्री है, अकाली दल की नो एंट्री है, बीजेपी की तो चलो वहां पे एंट्री है ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की एंट्री है। और वो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनको भड़का रही है किसानों को कि और किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ मत फटने दो, लेकिन हम जाएंगे वहां पे। और आप गए भी वहां पे। और किसान भड़क रहे हैं, किसान बेवकूफ।
मैं एक तो आप पर आरोप लगा रहे हैं दो कि तीन आम चीजें- आदमी पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया है। दो तीन चीजें हैं। पहले कह रहे थे कांग्रेस ने खड़ा किया, अब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने। किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है वहां पे खड़ा होके। किसानों को कोई भड़का नहीं सकता। 100 लोगों की जान जा चुकी है। कोई ऐसा ऐरा गहरा आंदोलन नहीं है ये, टुटपुंजिया आंदोलन नहीं है ये। आजाद भारत का सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन है ये, जो किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सारी पार्टियां छोटी पड़ गई हैं इस आंदोलन के सामने। पार्टियों का अस्तित्व नहीं है इस आंदोलन के सामने। तो कोई पार्टी इसको नहीं भड़का सकती। आपने अगर सोशल मीडिया पे इनके किसानों के नेताओं के और किसानों के आपने वीडियो अगर देखे हो, वो इतनी बारीकी के साथ आपको सारे कानून समझाते हैं, इतनी बारीकी के साथ आपको संविधान समझाते हैं। इनको कोई बरगला नहीं सकता, इनको कोई झुठला नहीं सकता। ये अपने मैंने बार बार चैलेंज किया, एक डिबेट हो जाए इस देश के सामने। 4 मंत्री बैठ जाएं केंद्र सरकार के इधर और 4 किसान नेता बैठ जाएं। ये मंत्री और किसान नेता आपस में डिबेट करें और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जनता को पता चल जाएगा कि किसानों को भड़काया जा रहा है कि ये मंत्री झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो डिबेट जो है पंजाब विधानसभा के अंदर हुई, पंजाब विधानसभा के स्पेशल जो सेशन था उसमें ये कानून रद्द करने की बात की गई। उसके बाद सारी विधानसभा जो है, सारी विधानसभा उसके बाद गवर्नर हाउस गई। आम आदमी पार्टी के भी लीडर ऑफ ओपोजिशन साथ में थे, लेकिन अगले दिन यू टर्न मारा गया। उसके पीछे क्या वजह थी? क्या दिल्ली से कोई मैसेज गया था या लोकल लीडरशिप जो है उनको पता नहीं था इस बात का? ये प्रोजेक्ट किया गया। देखो 2 चीजें छोटी छोटी इसमें राजनीति को, अगर जैसे हमने भी एक सेशन किया, हमने कानूनों को फाड़ा। वो क्या था? उससे कानून कोई खत्म नहीं हो गए। केंद्र सरकार ने कानून पास किए, अब कानून तो बन गए पूरे देश के अंदर। कोई राज्य सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती, कोई किसी भी पार्टी की सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती। वो एक तरीका था ये दिखाने का, अपना समर्थन जाहिर करने का कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आपके किसानों के साथ खड़े हैं। वो एक जरिया था अपना कानून वो फाड़ के एक ये बताना था कि हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। यहां तक तो सही है, लेकिन जब वो पंजाब विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तो इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि आज हमने केंद्र सरकार के कानून अमेंड कर दिए, अब ये पंजाब में लागू नहीं होंगे। वो तो बेवकूफ बनने वाली बात थी। बेवकूफ बने कैसे? आपके लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो गवर्नर हाउस जाते हैं, वो गवर्नर हाउस तो गए थे, खिंचवाते हैं बकायदा सीएम के साथ। अकाली दल के एमएलए जाते हैं और अगले दिन जो है अपना अपना फायदा सोचते हुए सारी पार्टी विरोध करती है। भाई विरोध तो इसलिए साथ गए थे ये दिखाने के लिए भाई हम इन कानूनों के विरोध में हैं। वो जो मता पास हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ था, हम इस रेजोल्यूशन के साथ हैं। लेकिन अगले दिन ये कहा गया कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ इससे कोई समाधान नहीं निकला। जैसे दिल्ली में हमने कानून फाड़े, मैंने ये नहीं कहा खड़े हो गए दिल्ली विधानसभा में आज से दिल्ली में ये लागू नहीं होंगे। लागू तो हो गए, सारे देश के अंदर लागू हो गए। लेकिन केजरीवाल साहब ये बताइए मुझे कि अगर किसानों की बात आती है तो आपने दिल्ली में जो स्टैंड लेना था आपने लिया, सिंघू बॉर्डर गए, किसानों का समर्थन किया। लेकिन बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के मंत्रियों का ये कहना है, केंद्र सरकार का ये कहना है, केंद्र के मंत्रियों का, कि इसमें लेफ्ट पार्टीज भी अपना हित देखने लगी। हन्नान मोल्ला जैसे जो लीडर जो सीपी है लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और जो सांसद भी रहे हैं। तो मैं एक चीज बताऊं, जी जी, बीजेपी वालों को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ये वो अपना हित देख रहा है, इसमें खालिस्तानी आ गए, इसमें पंजाब वाले पाकिस्तानी आ गए, इसमें चाइना वाले आ गए। ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां छोड़ दो। किसान जो मांग रहे हैं वो दे दो। तुम्हारी भी भलाई है, देश की भी भलाई है। कभी कहते हैं इसको कांग्रेसी खड़ा कर रहे हैं, कभी कहते हैं इसको आम आदमी पार्टी वाले खड़ा कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान से मदद मिली है, इसको चाइना से मदद मिली। अरे जो मुद्दे हैं उस पर क्यों नहीं आते तुम? बताओ ना इस कानून का क्या फायदा है? इस कानून का फायदा केवल 4 लोगों को है, 4 पूंजीपतियों को है। और तुम्हारी उन पूंजीपतियों से क्या सेटिंग है कि तुम उनके सामने झुके हुए, उनके सामने उनको तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही केंद्र सरकार को उन 4 लोगों को बोलने की कि भैया हम नहीं मानते तुम्हारी बात। बाकी सारे षड्यंत्र रचेंगे, अरे इसके पीछे केजरीवाल है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, फलाना है, ढिमका है। अच्छा मैं दूसरी बात करता हूं। चलिए, आप राजनीतिक दल हैं, आपका पूरा अधिकार है कि आप किसको समर्थन दें और किस मुद्दे पर आप अपनी बात रखें। आपके मैनिफेस्टो में पहले भी स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र था कि हम आएंगे तो इसको लागू करेंगे। आने वाले चुनाव में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो अगर आप देखेंगे बीजेपी और अकाली दल में स्प्लिट हो चुका है। कांग्रेस आपकी मुख्य विरोधी दल है। अब आप मानते हैं कि आपको ज्यादा आसान होगा जब बीजेपी और अकाली अलग हो गए हैं, या कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से
किसानों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के साथ जो खड़े इस समय वो दल हैं, आप हैं या कांग्रेस है? पंजाब में, पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। क्या स्थिति बनेगी? अकाली दल कह रहा है कि हम तो साथ हैं, हमने तो कुर्बानी दे दी। दिलीप जी, आपके साथ राजनीति के ऊपर एक और इंटरव्यू करेंगे, उसमें सारी राजनीति की बातें करेंगे। आज किसान हमारे तकलीफ में हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं, और मेरे को इस आंदोलन से बहुत ज्यादा उम्मीद है। मेरे को लगता है कि अगर एमएसपी की गारंटी वाला कानून पास हो गया, ये तीनों तो खत्म होने ही चाहिए, मुझे लगता है कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। किसानों की आत्महत्याएं, वो आत्महत्या करनी बंद कर देंगे, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा, वो भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के मन को पढ़ना विरोधियों के लिए बहुत आसान नहीं है। नहीं, मेरी मन और मेरी आत्मा जो है वो खुली किताब है, सबके सामने है, लेकिन आज हम इन मुद्दों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अभी जैसे जब आप आए, आपके साथ बैठ के चर्चा हो रही थी, मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछा अंदर कि कैसे इसका समाधान, केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही इन बातों को। अच्छा, तो हमारे मन में इस टाइम यही चल रहा है कि किसान आंदोलन, किसानों की बातें कैसे मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो जिस पैनल के गठन का ऐलान हुआ था, उसमें से आपने देखा कि जिस तरह से दबाव बढ़ा, तो पूर्व सांसद है, भारतीय कृषि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान तो खुद अलग हो गए कि मैं, किसानों ने जो मेरे ऊपर अविश्वास जताया, मैं अलग हो जाता हूं। अब इस समिति के भविष्य को लेकर आपको क्या लग रहा है? ये समिति कर क्या सकती है? इसके पास पावर क्या है? किसान कह रहे हैं कानून वापस लो, रद्द करो, क्या ये समिति कर सकती है? नहीं कर सकती। और समिति की अपनी विश्वसनीयता और निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, क्योंकि चारों के चारों मेंबर जो हैं वो इस कानून के पक्ष में अपने बयान दे चुके हैं। तो इस समिति का कोई अब औचित्य नहीं रह जाता। क्या लगता है आपको इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? 100 किसान जो है वो मर चुके हैं और अभी तक भी बहुत ठंड में वो बैठे हुए हैं, बातचीत का दौर चल रहा है। ऐसा कह रहे थे कि बातचीत से इसका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन कैसे सोल्यूशन निकलेगा, क्या लगता है आपको? बात नीयत की आ जाती है। अब बातचीत काफी हो चुकी है, सवाल नीयत का है। क्या केंद्र सरकार की नीयत है इन कानूनों को वापस लेने की? केंद्र सरकार की क्या मजबूरियां हैं कि उन पूंजीपतियों को केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई हमारे किसान दुखी हैं, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानते। केंद्र सरकार उन पूंजीपतियों के सामने इतनी बेबस क्यों है? प्रश्न ये हैं, इनके जवाब तो केंद्र सरकार ही दे सकती है। लेकिन किसान सिर्फ एक पॉइंट पर, उनका कहना आप बिल वापस लीजिए, सरकार कहती है हम बातचीत करेंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, कमेटी बनी, बिल या कृषि कानूनों पर अमल को रोक दिया गया, कृषि कानून पर रोक लगा दी गई। इतना बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है और सैकड़ों किसान ठंड में मर गए या बीमारी से, जो भी कारण रहे हो, उनकी डेथ हुई। अब किसान कहते हैं कि इन्होंने शहादत दी, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। मैं आपसे एक साधारण नागरिक के तौर पर सवाल कर रहा हूं कि इस देश में क्या कोई ऐसी भी मैकेनिज्म है जहां पर वो किसान जाके संसद के फ्लोर पर अपनी बात रख लें कि साहब चलिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं सांसद नहीं हूं लेकिन हम अपने आप को सामने आपके टेस्टिफाई कराने आए हैं और हम अपनी बात रखने आए, तो सुन लीजिए साहब। 545 जो सांसद हैं या 552 जो 7 लोग और जुड़ेंगे और यार राज्यसभा भी जुड़ेगी, एक ज्वाइंट सेशन हो जाए और किसानों के तमाम प्रतिनिधि आए पूरे देश भर से और दिन भर अपनी बात रख लें। ऐसा संविधान में तो नहीं है, लेकिन सांसदों को चुन के तो इसीलिए भेजा गया था। हमारा देश जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, सरकार उनकी सेवा करने के लिए और जनता के हिसाब से काम करने के लिए होती है। तो अगर जनता आज साफ साफ कह रही है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, तो केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। आपको क्या लग रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इधर गणतंत्र की... मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आएगी और केंद्र सरकार की जो भी मजबूरियां हैं उन पूंजीपतियों के सामने केंद्र सरकार उन मजबूरियों को से पार पाके और किसानों की बातें मानेगी, ताकि ये 26 के पहले आंदोलन खत्म हो जाए और कोई टकराव की स्थिति ना बने। लेकिन किसान कह रहे हैं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया उनके वकील की तरफ से कि हम कोई रैली नहीं निकालने जा रहे हैं 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली, लेकिन फिर आया कि नहीं निकालेंगे। अब यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड होगी, वहां किसानों की रैली होगी, तो गणतंत्र पर यह टकराव दुनिया की नजर में आपको लगता है कि भारत को ये बताना पड़ेगा कि हम सबका ख्याल रख रहे हैं और यहाँ टकराव ना पैदा हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए? ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है।
केंद्र सरकार क्यों नहीं बात मान रही अपने लोगों की? केंद्र सरकार इस देश के लोगों से है। इस देश के लोगों ने केंद्र सरकार को बनाया है। केंद्र सरकार ने इस देश के लोगों को नहीं बनाया। तो देश के लोगों का अधिकार है अपनी सरकार को आदेश देने का, अपनी सरकार से विनम्र निवेदन करने का। तो अगर देश के लोग कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए तो केंद्र सरकार को मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल जो है वो 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेंगे या ट्रैक्टर पर दिखेंगे? मैं तो राजपथ पे जाऊंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। ऑब्वियसली मैं राजपथ पे जो मेरे संवैधानिक जिम्मेदारी है मैं उसको पूरा करूंगा। और ये किसी पार्टी का गणतंत्र दिवस नहीं है, ये किसी एक सरकार का गणतंत्र दिवस नहीं है, ये देश का गणतंत्र दिवस है और मैं भी इस देश का नागरिक हूं। तो मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले देश के जो लोग हैं या आम जो जनता है, किसान है, उनकी बात